नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेज एंड नेचर में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने डाई एथिल एस्टर है उसके विरचन की विधि या निर्माण की विधि मैंने आपको बता दी थी। दोस्तों, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ डाई एथिल एस्टर है, इनकी जो अभिक्रिया हैं वो 4 चरणों में पूरी होती हैं और वो 4 चरण कौन से हैं उनके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपके पास डाई एथिल एस्टर है जिसको मेलोनिक एस्टर भी कहा जाता है। सबसे पहले हम मेलोनिक एस्टर की सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मोनो सोडियम लवण प्राप्त होगा, जिसका जो एनाइन इनोलेट रेनाइन है वो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। ये जो संरचना है इसकी क्रिया यदि मैं सोडियम एथोक्साइड से करवाऊं तो क्या प्राप्त होगा। देखिए, मेनोलिक एस्टर है, इसकी क्रिया मैं सोडियम एथोक्साइड से करवा रहा हूँ, सोडियम एथोक्साइड से इसकी क्रिया करवाता हूँ तो कि ये हमारे पास अल्फा कार्बन था और इस अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हैं और इस कार्बन से ये दो समूह हैं जो एस्टर के समूह जुड़े हुए हैं। ये समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह हैं, इसलिए इस कार्बन से जो अल्फा कार्बन है उससे अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है, यानी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है और ये अल्फा हाइड्रोजन हट के और इस जो सोडियम एथोक्साइड है इसके साथ ये एथेनॉल का अणु है ये बना देंगे, जो अभिक्रिया से बाहर निकल जाता है और जो सोडियम आयन था वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये CH जो समूह है इसके साथ ये सोडियम आयन जुड़ा हुआ है। अब यदि कार्बन के ऊपर जो ऋणावेश है, ऋणावेश के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाते हैं तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो जो सोडियम है ये मुक्त होगा और इस ऋणायन वाले ऑक्सीजन पर ये इस प्रकार जुड़ जाता है और ये जो डबल बॉन्ड है ये इस प्रकार यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आया है ये भी अनुनादी संरचना प्रदर्शित कर सकता है। इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर डबल बॉन्ड बना दें और वापस इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए और इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ जाए तो इस ऑक्सीजन पर ऋणायन उत्पन्न होगा और ये जो सोडियम है ये मुक्त होगा तो यहाँ पर ये इस प्रकार आकर सोडियम जुड़ जाएगा। तो ये दो संरचनाएं हैं, अनुनाद संरचनाएं हैं जो एक दूसरे की अनुनादी हैं और ये संरचनाएं भी एक दूसरे की अनुनादी हैं और ये संरचनाएं भी एक दूसरे की अनुनादी संरचनाएं हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार मेलोनिक एस्टर सोडियम एथोक्साइड से क्रिया करके ये जो लवण बना रहा है ये मोनोसोडियम लवण है जो अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, दूसरी जो रिएक्शन है वो क्या होगी। देखिए दोस्तों, जब इस सोडियम लवण की किसी हेलोजन व्युत्पन्न से, मतलब ये हेलोजन व्युत्पन्न है, इससे अभिक्रिया करवाई जाती है तो अभिक्रिया SN2 द्वारा सोडियम हेलाइड बाहर निकल जाएगा और एल्किल प्रतिस्थापी मेलोनिक एस्टर बन जाता है। ये हमारे पास सोडियम लवण था जो उपरोक्त अभिक्रिया के अंदर हमने देखा है और ये एक हेलोजन व्युत्पन्न लिया है जो कि एल्किल हेलाइड है। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सोडियम था ये सोडियम बाहर निकलेगा और इस जो ऋणायन वाला हेलोजन है उसके साथ जुड़कर सोडियम हेलाइड बना देगा और जो एल्किल समूह है वो इस कार्बन पर जुड़ जाता है और जिससे ये मोनो एल्किल व्युत्पन्न बन जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम दूसरा एल्किल हेलाइड लें, इस प्रकार का एल्किल हेलाइड लें तो भी ये इसी प्रकार से अभिक्रिया होगी और ये जो CH है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा और जो Br है वो
सोडियम के साथ जुड़कर NaBr के रूप में बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार ये आपका जो मोनो एल्किल व्युत्पन्न है वो बन जाता है। यदि दोस्तों अगर हम यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड ले रहे हैं वो तृतीय प्रकृति का हो, 3 डिग्री हो, SN2 के स्थान पर E2 अभिक्रिया संपन्न होगी और E2 अभिक्रिया संपन्न होने के कारण यहाँ पर जो Br है वो सोडियम से क्रिया करके NaBr के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्बन है वो इस कार्बन से ना जुड़कर यहाँ पर क्या होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा और वो हाइड्रोजन निकल के यहाँ इस कार्बन पर जुड़ेगा, जिससे इस प्रकार ये मेलोनिक एस्टर बन जाएगा और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और डबल बॉन्ड आने से ये एल्किन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये दूसरी रिएक्शन थी जो मैंने आपको बताई है। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों तीसरी रिएक्शन क्या है, जो ये हमारे दूसरे रिएक्शन के अंदर जो ये प्राप्त हुआ है हमें मोनो एल्किल व्युत्पन्न, अब जल अपघटन करवाएंगे। देखिए दोस्तों तीसरे पॉइंट में हमने अभी बात की कि एल्किल प्रतिस्थापी जो मोनो एस्टर है उसका जल अपघटन करवाएंगे। इसका जल अपघटन करवाते हैं तो देखिए दोस्तों क्या होगा, जल अपघटन करवाएंगे तो HOH काम में आएगा और ये जो जल का अणु है वो 2 अणु काम में आएंगे और 2 अणु काम में आने से क्या होगा, यहाँ से ये आपके पास ये जो C2H5 है ये बाहर निकलेगा किसके रूप में, C2H5OH एथिल एल्कोहल के रूप में 2 अणु बाहर निकलेंगे और ये जो मोनो एल्किल मेलोनिक अम्ल है बन जाता है। तो अब इसके बाद में चौथी और लास्ट रिएक्शन है वो क्या है। देखिए दोस्तों अब क्या होगा, ये इस कार्बन पर 2 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं और गर्म करने के लिए हमें लगभग 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होगी। तो इसका कार्बोक्सिलीकरण होगा और CO2 बाहर निकलेगा। जैसे CO2 बाहर निकलता है तो हमें ये प्राप्त होता है जो कि एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये हमें प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये जो 4 प्रकार की जो अभिक्रियाएं थी, इस प्रकार जो मेलोनिक एस्टर है इसमें 4 प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती हैं। अब ये जो अभिक्रियाएं हमने देखी हैं, इन अभिक्रियाओं के आधार पर हम मेलोनिक एस्टर से कई प्रकार के अम्ल हम और वो अम्ल कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। दोस्तों पहला जो अम्ल है वो है मोनो व डाई एल्किल मेलोनिक अम्ल। पहला जो है मोनो व डाई एल्किल मेनोलिक अम्ल, मतलब हम मोनो और डाई दोनों एल्किल मेनोलिक अम्ल है वो हम बनाएंगे। दूसरा जो है वो है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का संश्लेषण। और तीसरा जो है वो डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। और चौथा जो है वो है पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। और पांचवा जो है वो कीटोनिक अम्लों का। और छठवां है असंतृप्त अम्लों का निर्माण। और इसके बाद में सातवां है एमिनो अम्लों का निर्माण। और आठवां है माइकेल संघनन। और नौवां है एलिसाइक्लिक यौगिक। और 10वां है विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण। तो इस प्रकार हम ये 10 प्रकार के यौगिकों का इससे निर्माण देखेंगे, पढ़ेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।